press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the first chapter of 10th Maharashtra State Board History. The first chapter is Historiography, Development in the West. So in this chapter we will study what are the different steps that we have to follow to study history, what are the different things we have to check whether before studying about history. So whenever we are studying about history, suppose I get some historical document, then I have to first check how much old the document is, whether the document is correct or whether the document is false, who had issued that document. So after that, after I am getting a document, I will not accept that whatever that is written in the document is correct or wrong. We have to follow some steps. कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा जब भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा. सो कुछ डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम चेक करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है या डॉक्यूमेंट गलत है. उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का एज ढूंढेंगे हम, कितना पुराना डॉक्यूमेंट है. उसके बाद हम दूसरे भी कुछ चीज़ें ढूंढेंगे उस टाइम का जो हमारे पास अभी प्रूफ अवेलेबल है. उसके साथ हम इस डॉक्यूमेंट को रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे. After the comparative study, we will come to a conclusion whether that document is correct or whether the document is false. If the document is correct, then we will use that as a proof. So it takes a lot of time. There are some historians there are some people who are studying about these things, about the past things. That people are called as historians, and the study is called as historiography. So in this chapter, we will study about Western thinkers or Western philosophers or Western historians and what are their ideas about history, how they have studied about history. See, हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो पास्ट इवेंट्स के बारे में सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर मैं इंडिया का हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, मिडिवल इंडिया का हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, सो मुझे सिर्फ उन्होंने क्या वॉर किया था या क्या लड़ाई की थी, कौन से फोर्ट उन्होंने कब्जा किया था, ये पढ़ के कुछ यूज नहीं होगा. I have to study about the life of people in Shivaji Maharaj kingdom. So I will understand how good Shivaji Maharaj was. So I have to study about I have to study the history from all the angles. सभी एंगल से मुझे हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. तो मुझे पता लगेगा कि शिवाजी महाराज कितने अच्छे लीडर थे, उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया था. So there are many letters, there are many books that are written about Shivaji Maharaj. I have to read everything, and after that, after reading, I have to come to a conclusion. कि ये मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ नया, तो ये नया रिसर्च ऐसे ही कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. उसके बाद मुझे कुछ कंक्लूजन्स देना पड़ेगा, कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मैंने जो लिखा है दैट इज राइट और रॉन्ग. सो आई हैव टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल फ्रॉम दैट टाइम. आई हैव टू चेक द फोर्ट्स, आई हैव टू चेक द बुक्स दैट आर अवेलेबल और लेटर्स दैट आर अवेलेबल और सील. कुछ राजा का सील होता है, जैसे शिवाजी महाराज का राज मुद्रा है, ये सील है, उनका ऑफिशियल सील है. ये सील चेक करूंगा या कॉइन्स चेक करूंगा. सो आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग, आई विल कम टू अ कंक्लूजन that this whatever research I am doing is correct or wrong. See, whenever we are studying about science, laboratory science के बारे में पढ़ते हैं या empirical method होता है उसका स्टडी करने का, हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, हम उसका रिएक्शन करते हैं. तो ये रिएक्शन करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन के पास पहुंच जाते हैं. सो वी नो दैट दिस कंक्लूजन विल कम. जैसे हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है जी, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है. ये हमने बार बार प्रूव किया हुआ है, ये हम लैबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं. लेकिन हिस्टोरिकल स्टडी हम लैबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये इवेंट पास्ट में हो चुके हैं. हमारे पास आज वो इवेंट्स नहीं है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. सो एम्पेरिकल मेथड और लैबोरेटरी मेथड फॉर स्टडिंग साइंस इज डिफरेंट and the method to study history is different. So in this chapter we will study what are the different methods that we have to see and what are the different things that we have to study before studying history or to come to a conclusion. अगर मैंने कुछ चीज़ ढूंढ लिया, एक लेटर मिल गया मुझे पुराना, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये लेटर गलत है या लेटर सही है. मुझे चेक करना पड़ेगा, हर एक एंगल से उस लेटर के बारे में चेक करना पड़ेगा. अगर हर एक एंगल से मैंने रीड किया, पता लगाया, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ये लेटर करेक्ट है या लेटर गलत है. लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past. Chronology मतलब एक लिंकेज होता है पास्ट इवेंट की, ये घटना के बाद ये घटना हुआ था, ये घटना के बाद ये घटना हुआ. तो इट इज अ chronology of the past. Events and the interconnection. So all the events are interconnected. If you study about Indian history, तो इंडियन हिस्ट्री का इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले क्या हुआ था, उसके बाद ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ. जैसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. ये जो इवेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. सो वी विल स्टडी अबाउट द इंटरकनेक्शंस. दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस. In the physical and natural sciences like physics, biology, chemistry,
The empirical method or laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws and remain true irrespective of time and space. So we know that these laws are correct क्योंकि हम बार बार उसे प्रूव करते हैं. सपोज वी नो द पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे प्रूव करते हैं, कैसे पता कि पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट है, क्योंकि हम उसे बार बार प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज यूज करके प्रूव कर सकते हैं. या फिर हमें पता है फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन का बाई प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें पता कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब भी हम रिसर्च करेंगे. So we are doing research about everything. After the continuous research, after thorough research, we come to a conclusion that these things are correct. But in history we cannot do that because we don't have the events now. हमारे पास वो events नहीं होते सामने कंपेयर करने के लिए. वो events हो चुके हैं, पहले बीत गए, तो हमें अलग तरीके से उसका स्टडी करना पड़ता है. Those laws can be tested and proved repeatedly. So Newton's 3 laws of motion we can study कि न्यूटन का जो 3 laws है. So after comparison, after study, after testing in the laboratory, we can come to a conclusion that these methods are correct. So but history के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते because वो events हो चुके हैं. In historical research, it may not be possible to use method of laboratory, experiment and observation. This is so because we were not present in the historical time. हम उस टाइम पे नहीं थे, तो हमारे पास correct knowledge नहीं है कि ये हुआ है, ये 100% हुआ है. सो वी हैव टू डू एजम्पशंस. हम पहले एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे हो चुका होगा, उसके बाद हम उसे प्रूव करते हैं कि ऐसे ही हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग प्रूफ लाना पड़ता है हमको. वी वर नॉट इन द प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. हम उसे वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते, वापस उसे जिंदा नहीं कर सकते. ऑल्सो इन द हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो हम लॉज नहीं बना सकते कि ये लॉज करेक्ट ही होगा, हमें हमेशा के लिए करेक्ट होगा, चेंज नहीं होगा. क्योंकि अगर मैंने नया प्रूफ ढूंढ लिया हिस्ट्री के बारे में, तो वो जो आज मेरा जो भी थिंकिंग है उसे मैं गलत प्रूफ कर सकता हूँ. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कुछ अच्छे काम किए, रेलवेज बनाया, एजुकेशन दिया, ये आज तक हम पढ़ते आ रहे. लेकिन किसी और ने रिसर्च कर लिया, मैंने एक लॉ बना दिया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए अच्छा काम किया, ये लॉ बना दिया. लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि ब्रिटिशर्स ने जितना हमें दिया उससे ज़्यादा हमसे लूट लिया, उससे ज़्यादा हमसे पैसा ले लिया, प्रॉफिट कमाया इंडिया से. सो आई एम चेंजिंग दैट लॉ, आई एम प्रूविंग दैट लॉ रॉन्ग. सो दैट कैन बी डन इन हिस्ट्री. लेकिन साइंस के जो भी लॉज पढ़ते हैं ये हमेशा के लिए करेक्ट होते हैं, क्योंकि बार बार हम उसे टेस्ट करते हैं और प्रूव करते हैं कि ये लॉज करेक्ट है. टू बिगिन विथ वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and script of historical document. Suppose I get a letter, historical letter मिला, और वो लेटर मुझे पढ़ने नहीं आता है उस हिस्टोरिकल लैंग्वेज में. सो वी नीड अ एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड नोज द स्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग. ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. ऑथेंटिसिटी मतलब करेक्टनेस, वो डॉक्यूमेंट वैलिड है क्या नहीं है. ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल. सो क्या क्राइटेरिया, कैसे चेक करेंगे हम कि ये लेटर करेक्ट है क्या. फर्स्ट वी विल सी द लेटरिंग स्टाइल, कि कैसे लिखा है, लेटर्स कैसे लिखा है. देन ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग. हर एक ऑथर का, हर एक राइटर का स्टाइल अलग होता है लिखने का, तो हम देखेंगे कि कौन से राइटर का ये हो सकता है, कैसा स्टाइल है लिखने का. देन मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये लेटर कब का है, कब से बना हुआ है, तो वी कैन डू कार्बन डेटिंग ऑफ दैट लेटर. सो कार्बन डेटिंग करके हमें पता लगेगा कि ये कितना पुराना है. देन टाइप ऑफ पेपर यूज. सो ये पेपर कहाँ यूज होता था. पहले ही सपोज हमें ऐसे लेटर्स मिले हुए, हमने प्रूव कर दिया कि ये लेटर का पेपर इस तरह का पेपर है, तो ये इस जगह में मिलता है. जब भी नया लेटर मिलेगा तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये लेटर और पुराने लेटर जो हमें मिले थे पहले, उस लेटर का दोनों का पेपर क्वालिटी सेम है, तो ये लेटर्स उस जगह के हो सकते हैं. सो ये अज्यूम कर सकते हैं हम. सो बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू स्टडी फ्रॉम ऑल द एंगल्स. देन स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी. कभी भी हम कोई राजा का लेटर पढ़ते हैं या किसी एक राजा ने दूसरे राजा को लेटर लिखा, तो उसके ऊपर एक राजा का स्टैम्प होता है. दैट इज स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी. ये स्टैम्प देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन से किंगडम ने ये लेटर पब्लिश किया था या कौन से आदमी ने ये लेटर पब्लिश किया था. सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज और फर्दर वेरीफाइड, फर्दर चेक्ड बाय द हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. सो हमारे पास आज जो रेफरेंसेस है, उस टाइम के जो भी बुक अवेलेबल है, रेफरेंसेस अवेलेबल है, उससे हम उसे टैली करेंगे, चेक करेंगे उस नए डॉक्यूमेंट जो हमें मिल रहा है उसको. उसके बाद प्रूफ होगा कि ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है क्या गलत है. लेट अस सी व्हाट इज द हिस्टोरिकल मेथड दैट इज यूज्ड नाउ. सी राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव. सपोज मुझे कुछ लेटर मिला, अब मैं उसके बारे में हिस्ट्री लिख रहा हूँ, नैरेटिव लिख रहा हूँ. देन वी हैव टू चेक, वी हैव टू सी वेरियस थिंग्स बिफोर राइटिंग दैट नैरेटिव. फर्स्ट थिंग इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. Hypotheses are just like assumptions.
मैं पहले एजम्पशंस लिखूंगा कि ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वो एजम्पशंस को प्रूव करूंगा कि ये मैं बोल रहा हूँ ये करेक्ट है। उस प्रूव करने के लिए मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सो आई हैव टू यूज दैट डॉक्यूमेंट्स, आई हैव टू कलेक्ट दैट डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के बारे में तो मुझे पहला प्रूफ देना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वी आर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आर जस्ट लाइक एजम्पशंस। देन क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो अलग अलग जो सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, जो भी बुक्स अवेलेबल है, लास्ट ईयर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये मॉडर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री थे, जैसे रिटन सोर्स, ओरल सोर्स, ये मॉडर्न सोर्स थे। ओल्ड ओल्ड सोर्स होते हैं, जैसे लेटर्स मिला हमें, या स्कल्पचर्स मिला, इंस्क्रिप्शन मिला, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिला। वी हैव टू चेक दैट, वी हैव टू स्टडी कि ये मेरे पास जो नया डॉक्यूमेंट मिला है ये करेक्ट है कि गलत है। सो वी हैव टू डू क्रिटिकल इवोल्यूशन, क्रिटिकल एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। आज जो हमारे पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट रेफरेंस है, जैसे मुझे शिवाजी महाराज के टाइम का एक लेटर मिला, तो मैं लेटर कैसे प्रूव करूंगा कि ये शिवाजी महाराज ने लिखा है, उन्होंने ही लिखा है। तो मैं क्या करूंगा कि उस टाइम के जो भी जितने भी लेटर्स है या जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मैं उसके साथ उस लेटर को कंपेयर करूंगा, वेदर द कंटेंट दैट इज रिटन इन द लेटर इज करेक्ट और रॉन्ग। If I can prove that letter is correct, then only that will be a new information that I have found. If the letter is not correct, then that information will not be presented. So ये correct नहीं होगा information. So I have to do examining of relevant information available in the references available in relevant time. Then collecting historical information, highlighting the process that led to historical transitions, carrying comparative analysis. So इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम हाईलाइट करेंगे कि ये रीजन के वजह से ट्रांजिशन हुआ था या चेंज हुआ था हिस्टोरिकल प्रोसेस में। सपोज इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। सो इंडिया के इंडिपेंडेंस में अब कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। जैसे आपको पता होगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। जो मॉडरेट लोग थे उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स से हम कैसे आज़ादी लेंगे, उनको लेटर्स लिख के, उनको पिटीशन करके, पीसफुल वे से हम उनसे आज़ादी लेंगे। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि पीसफुल मीन से हमें आज़ादी नहीं मिल सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स यूज करना पड़ेगा, आर्मी यूज करना पड़ेगा, या मिलिट्री तरीके से हमें आज़ादी लेना पड़ेगा। ये दोनों के इसमें फर्क था, दोनों के थिंकिंग में फर्क था। देयर वॉज अ डिफरेंस इन दैट थिंकिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। सो वी हैव टू सी व्हाट इज द रीजन। पहले हम रीजन फाइंड करेंगे कि ये रीजन की वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। सो इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट्स का चेन होता है। सो we have to see the historical transition, carrying out comparative analysis. We have to do the comparative analysis of all the information that we have. Then understanding the references regarding time and space of given historical event, and also various conceptual frameworks using historical research method. So we have to check, we have to see what is the relevant information we have, what are the different historical events that have happened in that time. Then we have to see what are the new historical research methods that we have. एक conceptual framework बनाना पड़ता है हमें कि इस फ्रेमवर्क से ही हम स्टडी करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डू बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। देन वी हैव टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। जो भी हमारे पास रेफरेंसेस अवेलेबल है, जैसे मैं सपोज नया कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, उस रिसर्च को कभी मैं प्रूव करूंगा जब भी मैं उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये करेक्ट है क्या। सो वेन एवर आई एम रिसर्चिंग समथिंग, आई हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द एंगल्स. If I am getting all the answers, then only my information will be correct. If I am not getting any answers, तो ये information correct नहीं होगा। जैसे हमें पता है कि अब a² + 2ab + b², तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कभी प्रूव होगा जब उसे अलग अलग तरीके से रॉन्ग प्रूव करने का कोशिश करेंगे, गलत प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो हमें गलत प्रूव करने के बाद भी पता चलेगा कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है, और ये इन्फॉर्मेशन जो a² + 2ab + b² ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो अलग अलग तरीके से हम जब भी डाउट्स पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसके बाद जब भी हमारे डाउट सॉल्व होंगे, उसके बाद ही हम इंफॉर्मेशन को रिलेवेंट बोल सकते हैं। सो फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट इन क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू सी दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। साइंटिफिक वे से कैसे स्टडी करेंगे। सो देर आर डिफरेंट साइंस, अलग अलग तरीके के स्टडीज होते हैं। उस स्टडीज करने के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये मैं हिस्टोरियन हूं, तो मुझे अलग अलग तरीके की स्टडी करना पड़ता है। सो उस स्टडी करने के बाद ही मैं अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं कि मैंने जो नया रिसर्च किया है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल थिंग्स दैट वी आर गेटिंग। जो भी फॉसिल्स मिल रहा है, जो भी मुझे अर्दन पॉट मिल रहा है, या पुराने जो चीज मिल रहे हैं उसकी स्टडी करता हूं मैं, कितना पुराना है या किसने बनाया था, दैट इज आर्कियोलॉजी।
देन आर्काइवल साइंस, आर्काइव्स मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहीं स्टोर होते हैं, कहीं लाइब्रेरी में या कहीं म्यूजियम में स्टोर होते हैं, उसका स्टडी करना मतलब आर्काइवल साइंस. सो लास्ट ईयर ऑल्सो इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th वी हैव स्टडीड अबाउट आर्काइव्स. आर्काइव्स मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट इज प्रिजर्विंग दैट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइवल library or museum. So that is archival science, study of archives. Manuscriptology, manuscripts are hand written books, पुराने books होते हैं, hand written books होते हैं, उसको बोलते हैं manuscripts. So whenever we are studying about that manuscripts, that science of studying manuscripts is called as manuscriptology. Then epigraphy, study of inscriptions. See, this is the inscription. ये मैंने wall पे बनाया या कोई stone पे बनाया, ये inscription है. जब भी मैं इसको decode करूंगा, decipher करूंगा, so that study is called as epigraphy. Then analysis of lettering style. So lettering style, कैसे letters लिखे, किस टाइम पे ऐसे lettering style था, तो ये study करना मतलब that is analysis of lettering style. Then linguistics, study about language. Then numismatics, study of coins. So whenever we are studying about coins, that study is called as numismatics. Then genealogy, study of lineage. ये evolution होता है, human beings का भी evolution हुआ, जैसे सभी organisms का evolution होते जा रहा है. सो एवोल्यूशन में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जीन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, हर एक एनिमल के जीन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है. उसके बाद हमें पता लगेगा कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे चेंजेस हुआ लाइफस्टाइल में आदमी के. सो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग दैट देयर आर सम साइंस दैट इज इन्वॉल्वड इन दिस. सो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव टू स्टडी विद डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग तरीके से स्टडी करना पड़ता है. सो दैट स्टडी इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ लीनेज. So this is the modern way of studying history. So these sciences are used in studying history. Now we will study about traditional way of studying history or tradition of historiography. कैसे हमने historiography start किया, कैसे ये modern method use करना start कर दिया. We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources. So जो भी historical sources है हमारे पास, उसको critically examine करेंगे, तुलनात्मक उसका विचार करेंगे कि ये correct है क्या गलत है. दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ये right है या ये wrong है. उसके बाद हमें पता चलेगा कि राइट है क्या रॉन्ग है. सो वी आर डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव. सो रिसर्च करने के बाद हम नरेटिव लिखेंगे कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, दैट इज नरेटिव. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. सो 1 मार्क का अगर आंसर आया, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, सो आंसर इज द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. सो मेरा जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद, सब रिसर्च करने के बाद, क्रिटिकल एग्जामिनिंग करने के बाद मैंने नरेटिव लिखा, दैट नरेटिव आफ्टर ऑल द रिसर्च, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. दैट स्टडी इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. A scholar who writes such a narrative is called as historian. The historian cannot include every past event in the narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on conceptual framework adopted by him. See, हर एक historian होता है, उसका अलग conceptual framework होता है, अलग way of thinking होता है. सो अगर मैं कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ तो उसके मुझे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. तो अगर मैं सपोज इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इंडिया के 1942 के बाद की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. तो अगर मेरे पास हिस्ट्री का बुक है जो 1857 टू 1947 का बुक है, तो मैं सिर्फ 5 ईयर्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, 1942 टू 1947. सो मुझे सिर्फ उतना ही डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए. सो आई हैव टू डू अ इंक्लूसिव स्टडी. मुझे जितना चाहिए उतना ही इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा. तो ये ऐसे हिस्टोरियन स्टडी करते हैं. दे आर नॉट स्टडिंग एंटायर डेटा दैट इज अवेलेबल नाउ. दे आर स्टडिंग अबाउट सम लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेटा. सो दे आर डूइंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ डेटा. द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. हर एक हिस्टोरियंस का अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है. सो उनके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड होता है कि ये मेरा थिंकिंग है और उस हिसाब से मैं हिस्ट्री लिखूंगा, उस हिसाब से मैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रखूंगा. देयर आर सम हिस्टोरियंस विच आर अगेंस्ट समथिंग. सो उनका आइडियोलॉजी भी उस तरीके का होगा, तो वो उस तरीके का हिस्ट्री लिखेंगे. सपोज देयर वर सम हिस्टोरियंस इन इंडिया हु वर थिंकिंग दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गुड फॉर इंडिया. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंडिया का हिस्ट्री लिखा था, तो उस तरीके से हिस्ट्री लिखेंगे. उनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उस तरह है कि ब्रिटिश अच्छे थे. हम जो हिस्ट्री लिखते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश थे दैट वर नॉट गुड फॉर इंडिया. सो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग है, तो हम उस तरीके का राइटिंग स्टाइल यूज करेंगे, उस तरीके का हिस्ट्री लिखेंगे. Let us see what was the traditional way of studying history. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in ancient societies of world. So ancient time में ये सब हम scientifically analysis, critical analysis, examining सब कुछ नहीं करते थे. However, that does not mean that they were not aware of historical time.
or we were not eager to know about, they were not eager to know about it. So they were studying about history, but that method was different. Let us see what was the method. Ancient people were also felt that need of passing on the stories of life and valor मतलब उनके जो उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, जो उन्होंने करेज के कुछ काम किए थे, उनके हिस्टोरिकल स्टोरीज सब अपने बच्चों को बताते थे, अपने एंसिस्टर्स अपने जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे, of the ancestor to the next generation. Ancient communities all over the world use various means like cave painting, storytelling, singing songs and ballads. Ballads मतलब poems. It is like a poem. तो ये पोएम्स यूज करके, केव में पेंटिंग करके, अलग अलग तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, स्टोन्स पे लिखे या केव्स में कार्विंग करके, ये अलग अलग तरीके से अपने हिस्ट्री दूसरे को बता देते, अपने यंगर जनरेशन को बताते थे, या पोएम्स में, स्टोरीज में ये यंगर जनरेशन को बताते थे. So they were also spreading the information from generation to generation. That is the way they were telling about their history. These traditional means are looked upon as the source of history in the modern historiography. So ये source भी हम use करते हैं. जैसे जो कोई caves में painting है या caves में हमने कुछ carving करके रखा है. So अगर हमें पता लगा कि ये cave इतना पुराना साल का है, इतना पुराना है, तो हम पता लगा सकते हैं कि उन लोगों के पास कितना अच्छा इंजीनियरिंग स्किल्स था, कितना अच्छा कार्विंग स्किल्स था, कलर कॉम्बिनेशन कैसा यूज करते थे, व्हाट वर द लेटर्स दैट दे वर यूजिंग, व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, व्हाट दे वर डूइंग फॉर लिविंग. So these things this information can be obtained by looking at that painting or looking at the cave painting. So these things can be used as a source of history, and they are people who are studying about history now, they are also using that source of history now. Let us see about this inscription. See, the above picture shows a fragment of earlier inscription. The forward marching soldiers. This photograph is very slow. तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि ये एक सोल्जर है, मेन सोल्जर है, उसके साथ आर्मी मार्च कर रहा है. दिस इज द मेन सोल्जर एंड देयर आर्मी इज मार्चिंग along with him. So the above picture shows a fragment of earlier inscription. The forward marching file of soldiers holding shields and spears in their is senior. General is in the front. So आर्मी का जो जनरल होता है that is in the front. So ये इंस्क्रिप्शन देख के हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ये वॉर के लिए जा रहे हैं. तो उस समय वॉर होते थे. So क्या यूज करते थे वॉर में? So we have to found that they were using shields and spears. The traditions of recording historical events can be traced back to Sumer civilization. Sumer civilization is in Mesopotamia. और Mesopotamia is in current day Egypt. इजिप्ट में ये समर सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था इंडिया और पाकिस्तान जो एरिया है वहाँ, वैसे इजिप्ट में सिविलाइजेशन था. दैट नेम ऑफ द सिविलाइजेशन इज समर सिविलाइजेशन. नेम ऑफ द सुमेरियन किंग and the stories of battle fought by them have been preserved in various inscriptions. So Sumerian king, Sumer civilization का जो king था, उसके stories के बारे में, उसके नाम के बारे में उस inscription में लिखा हुआ है. The earliest inscriptions show above dates back to 4500 BCE. BCE means before common era. पहले हम उसे before Christ बोलते थे. So this is before common era. It records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at the Louvre Museum in France. So France में एक म्यूजियम में रखा हुआ है. So hope you have understood this part. In the second part, we will study about modern historiography, and there were different historians like Voltaire, Karl Marx, who have written about the history of that region. और उनका historical thinking कैसा था, उनका approach कैसा था, ये हम पढ़ेंगे. So if you have understood the first part, please share the video with your friends. Also subscribe to the channel. Also tell your friends to subscribe to the channel. And thank you for watching.